अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सफ़ूरा आमिर और आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि रिलेट करता है आपकी प्रिंसिपल ऑफ बैंकिंग के साथ। तो क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी, इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन हमने कमर्शियल बैंक वाले टॉपिक में भी की थी। मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली किसी भी कंट्री के अंदर मनी किस लेवल तक चल रही है या उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है, क्रेडिट की फैसिलिटी क्या है, किस रेट पे दी जा रही है, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, ये सब कुछ रिलेट करता है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी के साथ। और बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी जो कंट्रोल की जा रही होती है उसको सेंट्रल बैंक ही रेगुलेट कर रहा होता है, क्योंकि सेंट्रल बैंक वो बैंक होता है जो कि किसी भी कंट्री के अंदर तमाम बैंक्स को कंट्रोल कर रहा होता है। नोट्स को इशू करना, मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करना, तमाम स्केड्यूल बैंक्स को भी कंट्रोल करना वो सेंट्रल बैंक का काम होता है। और किसी भी कंट्री का सिर्फ़ और सिर्फ एक सेंट्रल बैंक होता है जो तमाम रूल्स और रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करवा रहा होता है किसी भी कंट्री के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी को आप डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली कंसिडर्ड एज द रेगुलेशन ऑफ कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मनी एंड क्रेडिट इन द कंट्री, कि किसी भी मुल्क के अंदर आप लोग मनी को किस तरीके से लेकर चल रहे हो और क्रेडिट की फैसिलिटी किस तरीके से आप लोग जनरल पब्लिक को प्रोवाइड कर रहे हो। बेसिकली कुछ मॉनेटरी पॉलिसी की बेसिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसके अंदर यहाँ पे आप लोग डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, जिसमें है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट, फॉरेन वैल्यू ऑफ करेंसी, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड, प्रोडक्शंस ऑफ वेल्थ, कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन एंड प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी को बेसिकली रेगुलेट करने के डिफरेंट जो पर्पसेस होते हैं, ऑब्जेक्टिव आपके मकासद होते हैं कि क्यों आप लोग मॉनेटरी पॉलिसी को किसी भी मुल्क के अंदर रेगुलेट करवाया जा रहा होता है या मॉनेटरी पॉलिसी क्यों बनाई जा रही होती है। तो सबसे बेसिक पर्पस होता है मॉनेटरी पॉलिसी का कि मुल्क के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा हो। किसी भी मुल्क की तरक्की का अंदाज़ा, उसकी प्रोस्पेरिटी का अंदाज़ा वहाँ की एम्प्लॉयमेंट रेट से लगाया जाता है। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है इज़ जस्ट नॉट टू ऑब्टेन द कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री बट आल्सो टू क्रिएट द मोर अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द लेस डेवलप्ड कंट्रीज़। उसके बाद आता है आपका प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी बेसिकली, प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि जस्ट आपने प्राइसेस को फिक्स कर देना है, लेकिन आप लोगों ने प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों को कंट्रोल करना होता है। मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रही होती है। इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करती है कि आपको पता है इन्फ्लेशन तब होती है किसी भी मुल्क के अंदर जब चीज़ों की कीमतों में इजाफा हो जाता है। और चीज़ों की कीमतों में कब इजाफा होता है? जब लोगों के ख़रीदने की पावर बढ़ जाती है। जब उनके पास ज़्यादा पैसा आता है, वो ज़्यादा चीज़ें ख़रीदते हैं, मनी ज़्यादा सर्कुलेट करना स्टार्ट कर देती है किसी भी कंट्री के अंदर, जिसकी वजह से वहाँ पे मनी की एक्सपेंशन ज़्यादा हो जाती है और उसकी वैल्यू गिरना स्टार्ट हो जाती है। तो ये सब कुछ कंट्रोल करना भी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आता है। देन है आपका एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि आपने एक्सचेंज रेट, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये कह सकते हो कि एक्सटर्नल वैल्यू किसी भी कंट्री की करेंसी को और अपनी कंट्री की करेंसी की वैल्यू के दरमियान में डिफरेंस को कम से कम रखना होता है, ताकि आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसको आप लोग उस पोजीशन को इम्प्रूव कर सको। देन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट, दिस इज़ द बेसिकली नेसेसरी फॉर सोशल जस्टिस, क्योंकि ये हेल्प कर रहा होता है इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ एंड इनकम। क्योंकि आपको पता है जब लोगों की वेल्थ लोगों के पास ज़्यादा होती है, उनकी इनकम ज़्यादा होती है, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है। तो सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसीज़ को इस तरीके से बनाता है ताकि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वेल्थ की वो इक्वल बेसिस पे की जा सके और इक्वल बेसिस पे मनी को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके और सब लोग अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव कर सकें। देन आपका फॉरेन वैल्यू ऑफ करेंसी, मॉनेटरी पॉलिसी हेल्प करती है कंसोलिडेट करने के अंदर कि आप एक्सटर्नल वैल्यू किसी भी लोकल करेंसी की वैल्यू की ग्रोथ के अंदर आप लोग उस वैल्यू ऑफ करेंसी को मेंटेन रख सको। लाइक यूरो हैं और पाकिस्तान की करेंसी है रुपीज़ में, तो आप उसकी वैल्यू, अपनी करेंसी की वैल्यू को इतना बढ़ाओ कि हमारी और यूरो की जो करेंसी है उसके दरमियान में फ़र्क कम से कम रह जाए।
Then increase in investment. Another important objective of monetary policy is to play a vital role in the enhancement of investment. जितनी इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क के अंदर ज़्यादा होगी, जितनी आप लोग ख़ुद इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे, उतना ज़्यादा इकॉनमी जो है वो डेवलप होगी, इतनी ज़्यादा इकॉनमी की ग्रोथ ज़्यादा होगी. देन डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड. किसी भी कंट्री की जो डिपॉजिट्स होते हैं बैंक्स में, अगर डिपॉजिट ज़्यादा होंगे ऑटोमेटिकली बैंक वही पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा और इन रिटर्न बैंक को उतना ही फ़ायदा होगा. ओवरऑल मनी की वैल्यू जो है, मनी जो है वो हमारे पास बढ़ती चली जाएगी, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकती है. और बेसिकली जब नोट इशू किए जाते हैं तो उसके रिज़र्व में मोस्टली गोल्ड को रखा जाता है, क्योंकि गोल्ड रिज़र्व के तौर पे रख के आप लोग मनी को इशू करवा सकते हैं. इस वजह से जितना ज़्यादा गोल्ड डिपॉज़िट होगा उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा कि सेंट्रल बैंक गोल्ड को रिज़र्व रख के मनी जो है, मनी सर्कुलेशन को कंट्रोल कर सकता है और मनी सर्कुलेशन के अंदर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ उस लेवल के लिहाज से इजीली कर सकता है. देन प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ. मॉनेटरी पॉलिसी जो है इसमें भी हेल्प करती है कि वेल्थ के अंदर इंक्रीज़ होता है, दौलत आपकी बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से मुल्क के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है. देन कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अगर मुल्क के अंदर आपकी करेंसी बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रही है तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपकी मनी की वैल्यू जो है वो गिर जाती है. मनी की वैल्यू गिर जाने की वजह से मुल्क में जो चीज़ों की अवेलेबिलिटी होती है वो बहुत ही हमें महंगी पड़ रही होती है. इसको आप कहते हो इन्फ्लेशन. और इसके बरक्स डिफ्लेशन क्या होता है, जब कंट्री के अंदर मनी की सर्कुलेशन कम हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, उसको आप डिफ्लेशन कहते हो. और उसको भी कंट्रोल मॉनेटरी पॉलिसी के ज़रिए से हम लोग इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं. प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इसका मतलब ये है कि नेशनल प्रोडक्ट और पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, उसको मैनेज किया जा सकता है मॉनेटरी पॉलिसीज़ को मैनेज करके. बेसिक ऑब्जेक्टिव ये भी वही आता है. बेसिकली जो मकसद ये होता है सेंट्रल बैंक का भी, और कि वो इस तरह की मॉनेटरी पॉलिसीज़, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक बनाता है, तो बेसिकली उसका पर्पस यही होता है कि वो किसी न किसी तरीके के साथ क्रेडिट को कंट्रोल कर सके और रिसोर्सेज जो हैं उनको बढ़ा सके, ताकि ओवरऑल मुल्क की डेवलपमेंट हो सके. ये तो थे बेसिक ऑब्जेक्टिव्स. उसके बाद आता है क्रेडिट को इशू करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं कि क्रेडिट को आप किस तरीके से इशू कर सकते हैं. मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल. अब मॉनेटरी पॉलिसी किस तरीके से रेगुलेट करवानी है कि आप लोग इजीली क्रेडिट को कंट्रोल कर सकते हैं. तो मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली दो मेथड्स यूज़ किए जाते हैं. एक क्वांटिटेटिव कंट्रोल होता है और एक क्वालिटेटिव कंट्रोल होता है. क्वांटिटेटिव कंट्रोल जो कंट्रोल होता है उसमें डिफरेंट मेथड्स को अडॉप्ट किया जाता है, जिसमें है इंटरेस्ट रेट पॉलिसी. अब इंटरेस्ट रेट पॉलिसी क्या है, उसको किस तरीके के साथ आप लोग कंट्रोल करते हैं, सेंट्रल बैंक इसको कंट्रोल करता है. तो इंटरेस्ट रेट का मतलब ये होता है जिस पे कमर्शियल बैंक्स लोन दे रहे होते हैं सिक्योरिटीज़ को अपने पास रख कर. जब भी बैंक लोन देता है तो इसके अगेंस्ट में वो सिक्योरिटीज़ रखता है, उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ अपने पास रिज़र्व रखता है, उसके बाद वो क्रेडिट को इशू कर रहा होता है. तो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी के अंदर अगर इन मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन चल रही है तो जो बैंक होंगे वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, ताकि लोग जो हैं वो कम से कम लोन लें. जब लोग कम से कम लोन लेंगे ऑटोमेटिकली क्रेडिट कंट्रोल हो जाएगा, मनी की सर्कुलेशन कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन को हम लोग इजीली कंट्रोल कर सकते हैं. अगर मुल्क के अंदर डिफ्लेशन चल रही है तो उस सूरत में बैंक के इंटरेस्ट रेट को क्या किया जाएगा, कम कर देंगे, ताकि लोग इनकरेज होंगे, वो बैंक से मज़ीद लोन लेंगे और मनी की सर्कुलेशन कंट्री के अंदर फिर से बढ़ जाएगी. तो डिफ्लेशन की सिचुएशन को इजीली कंट्रोल किया जा सकता है. देन आपका आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन. ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि सेंट्रल बैंक मुल्क में परचेज़ और सेल कर रहा होता है सिक्योरिटीज़ की. अब किस तरीके से वो ओपन मार्केट पॉलिसी को कंट्रोल करेगा, अगर मुल्क में मनी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा चल रही है तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, सिक्योरिटीज़ को सेल करना शुरू कर देगा. लोग
सेंट्रल बैंक की दी गई सिक्योरिटीज़ को परचेज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो पेमेंट सेंट्रल बैंक को करेंगे। तो इस तरीके से सेंट्रल बैंक पूरे मुल्क के अंदर मनी की जो एक्सपेंशन हुई हुई है उसको कंट्रोल कर लेगा। और इसी सूरत में अगर डिफ्लेशन चल रही है तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, सिक्योरिटीज़ जो मार्केट में हैं, मार्केट से सिक्योरिटीज़ को खुद बाय करना शुरू कर देगा। ऑटोमेटिकली वो जो उसने सिक्योरिटीज़ बाय की हैं उसकी अगेंस्ट में वो पेमेंट कर रहा है। जब वो पेमेंट करेगा तो कंट्री के अंदर मनी की सर्कुलेशन एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगी, तो डिफ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल इजीली किया जा सकता है। उसके बाद है क्रेडिट रेशनिंग। सेंट्रल बैंक डिफरेंट लिमिट्स अप्लाई करता है क्रेडिट्स को ग्रांट करने के हवाले से। तो क्रेडिट जो है बेसिकली बैंक को देखना चाहिए कि उसको किस वक्त क्रेडिट इशू करना है और किस वक्त नहीं करना है। वो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाएगा और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाएगा। अगर तो इन्फ्लेशन चल रही है तो आपको पता है उस सूरत में बैंक को किसी न किसी तरीके से लोन की अवेलेबिलिटी को कम कर देना है ताकि मनी की सर्कुलेशन कम से कम हो जाए, मनी की एक्सपेंशन कम से कम हो जाए, तो वो इस तरीके से क्रेडिट को कंट्रोल कर लेगा। और दूसरे केस में अगर डिफ्लेशन चल रही है तो वो क्रेडिट के एक्सपेंशन को बढ़ा देगा ताकि मनी के अंदर सर्कुलेशन मनी की ज़्यादा हो जाए और डिफ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल हो जाए। चेंज इन रिज़र्व रेशो। रिज़र्व रेशो को किस तरीके के साथ कंट्रोल बैंक किस तरीके से क्रेडिट को कंट्रोल करता है रिज़र्व रेशो के हवाले से। अगर तो मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन चल रही है, क्वांटिटी मनी की बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, उस सूरत के अंदर बैंक क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा क्रेडिट को। फिर उसकी रेशो जो है, जो क्रेडिट की रेशो है उसको रिड्यूस कर देगा और क्रेडिट को कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। और इन केस अगर माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर क्रेडिट की मनी बहुत ज़्यादा सर्कुलेट नहीं कर रही है, डिफ्लेशन की सिचुएशन चल रही है, तो वो रिज़र्व रेशो को, रिज़र्व बेसिकली क्या रेशो होती है, रिज़र्व का मतलब क्या होता है कि आप जो बैंक है वो अपने पास क्या चीज़ रख रहा है और उसके बदले में क्या चीज़ वो इशू कर रहा है। जब भी बैंक ने, सेंट्रल बैंक क्योंकि मनी इशू करता है, तो सेंट्रल बैंक जब भी मनी इशू करता है तो उसके अगेंस्ट वो कुछ ना कुछ अपने पास संभाल कर रखता है। जितना उसने पैसा इशू करना है, नए नोट इशू करने हैं, उसके बदले वो अपने पास बैकअप में कुछ ना कुछ संभाल कर रख लेता है ताकि उसके बदले में उतनी मनी को वो कंट्रोल कर सके। तो अगर इन डिफ्लेशन चल रही है तो वो अपने पास रिज़र्व इतना नहीं रखेगा, वो इशू करता जाएगा साथ साथ ताकि मनी की सर्कुलेशन बढ़ जाए और माशरे के अंदर डिफ्लेशन को वो कंट्रोल कर ले। ये तो थे डिफरेंट क्वांटिटेटिव कंट्रोल जिसके ज़रिए से मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल किया जा रहा है। अब हम करने लगे हैं क्वालिटेटिव कंट्रोल। क्वालिटेटिव कंट्रोल के अंदर बेसिकली किस तरीके से वो कंट्रोल करता है, क्वालिटी को किस तरीके से मेंटेन करता है या किस तरीके से क्रेडिट को कंट्रोल करता है, तो उसमें सबसे पहले आता है पब्लिसिटी। पब्लिसिटी में क्या है, सेंट्रल बैंक जो है वो अपनी कंट्री के लोगों को डिफरेंट तरीके के साथ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहेगा कि इकोनॉमिक कंडीशन क्या चल रही है, थ्रू न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, सोशल मीडिया, डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए से वो लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करेगा और इनेबल करेगा लोगों को कि वो इकोनॉमिक कंडीशन को अंडरस्टैंड कर सकें और उसके अकॉर्डिंग वो लोन्स को इशू करें या कॉन्ट्रैक्ट करें। इसमें जो पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी बेसिकली वो ये होंगी कि डिपॉजिट्स जो हैं कैपिटल के ज़्यादा से ज़्यादा किए जाए, क्वांटिटी ऑफ लोन के बारे में पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी, इंटरेस्ट रेट के बारे में बनाई जाएंगी, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी। फिर आता है आपका डायरेक्ट एक्शन। सेंट्रल बैंक रियलाइज़ करता है डिफरेंट पॉलिसीज़ को रिगार्डिंग द क्रेडिट कंट्रोल, तो वो डिफरेंट पॉलिसी जो डायरेक्ट एक्शंस लेता है वो ये है कि अगर तो वो कमर्शियल बैंक्स को कहता है कि आप लोन इशू ना करें, फिर भी क्योंकि माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई है, उस सूरत में वो डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को और कमर्शियल बैंक्स को ऑर्डर करता है कि आप लोगों ने क्रेडिट को इशू नहीं करना। लेकिन फिर भी अगर बैंक्स जो स्केड्यूल बैंक्स हैं, जो लिस्टेड बैंक होते हैं सेंट्रल बैंक के साथ, वो अगर लोन को इशू करते हैं तो उस सूरत में सेंट्रल बैंक क्या करेगा कि उनको कहेगा कि मैं आइंदा से आपको क्लियरिंग हाउस की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करूँगा। और बैंक्स को वो ये भी कह सकता है जो स्केड्यूल बैंक्स हैं कि आपको मैं अपनी लिस्ट से फारिग कर दूंगा, आपको मैं नॉन स्केड्यूल बैंक्स में डाल दूंगा अगर आपने मेरी पॉलिसीज़ को, रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो नहीं किया।
उसके अलावा अपने जो स्केजुअल बैंक्स होते हैं उनको रिज़र्व रेशो बता देता है कि आपने कितना रिज़र्व रखना है और इसके अगेंस्ट कितना क्रेडिट इशू करना है। उसके अलावा अगर फिर भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती तो वो बैंक्स को जो रीडिस्काउंटिंग की फैसिलिटी होती है वो भी देने से इनकार कर देता है। इस तरीके से वो डायरेक्ट एक्शंस लेकर मनी को कंट्रोल करता है एज अ क्वालिटेटिव कंट्रोल। देन आपका आता है सिलेक्टिव कंट्रोल। सिलेक्टिव कंट्रोल बेसिकली एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर क्रेडिट को कंट्रोल किया जाता है कंज्यूमर की बाइंग पावर को इंक्रीज़ करके या फिर डिक्रीज़ करके। वही बात अगेन कि अगर तो इन्फ्लेशन चल रही है तो जो क्रेडिट देने की फैसिलिटी है वो सेंट्रल बैंक बैन कर देगा, कम से कम कर देगा, क्योंकि ऑलरेडी माशरे में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन चल रही है। वो लोगों को क्रेडिट नहीं देगा ताकि लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ख़रीदने की पावर उनकी कम हो जाए, परचेजिंग पावर कम हो जाए। और इन केस अगर डिफ्लेशन चल रही है तो इसके ऑपोजिट हो जाएगा, जो बैंक है वो थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे देगा कि क्रेडिट ज़्यादा से ज़्यादा इशू कर दे और लोग इजीली उस डिफरेंट परचेज़ कर लें चीज़ों को। फाइनली आपका आता है चेंज इन मार्जिन। मार्जिन का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन एंड द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। कोई भी बैंक जब भी लोन इशू करता है तो उसके अगेंस्ट वो कुछ ना कुछ रिज़र्व रखता है। अगर कोई बंदा है उसको अच्छा खासा लोन चाहिए तो उसके अगेंस्ट में वो हो सकता है अपनी लैंड रिज़र्व रखवा दे, अपनी कोई टेंजिबल एसेट्स को वो रिज़र्व रखवा दे, तो ये आपके कहलाते हैं कि उसने रिज़र्व रख लिए होते हैं। और जितनी अमाउंट की लोन दिया गया होता है और जिस अमाउंट की वो सिक्योरिटी होती है, जो उसका डिफरेंस होता है उसको मार्जिन रेशो कंसिडर किया जा रहा होता है। तो इस तरीके से मार्जिन रेट को अगर तो इन्फ्लेशन चल रहा है तो क्रेडिट के ऊपर जो मार्जिन है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देगा बैंक, ताकि लोग जो हैं उसको ना ख़रीदें। उनको पता होगा कि ऑलरेडी इसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा पेमेंट करना पड़ रही है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो वो कोशिश करेंगे कि वो लोन को नहीं लेंगे। लेकिन इन केस अगर डिफ्लेशन चल रही है तो उसमें मार्जिन की रेशो को कम कर दिया जाता है ताकि लोग इजीली उसको क्रेडिट की फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकें और कंट्री के अंदर जो डिफ्लेशन की सिचुएशन चल रही है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो बेसिकली ये कुछ मॉनेटरी पॉलिसीज़ के ऑब्जेक्टिव्स थे और मेथड्स थे जिसके ज़रिए से मॉनेटरी पॉलिसी को ओवरऑल कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक के बारे में, क्योंकि ओवरऑल सेंट्रल बैंक ही इनको कंट्रोल कर रहा होता है। तो अभी के लिए ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।